नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका मंथली करंट अफेयर्स जो था आपका जुलाई 2021 का। और इससे पहले मैं 2 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई की कुछ न्यूज़ पे। तो पहली न्यूज़ जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि नियमित टीका नहीं लगने से 23 मिलियन बच्चों का भविष्य खतरे में। तो कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष लगभग 23 मिलियन बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए। अब ये कोविड का टीका नहीं है जो बच्चों पे लगती है, जैसे आपका खसरे का टीका हो जाता है, आपका जो स्मॉल पॉक्स हो गया, या फिर जैसे आपका टिटनेस का लगता है, या फिर आपका जो लगता है जैसे बैसिलस कालमेट BCG टीका लगता है बच्चों पे। आपका इस तरीके के टीके लगते हैं। और किस किस का लगता है आपका, जैसे आपका एक होता है जो आपका क्या होता है वॉपिंग कफ होता है, एक इसका लग जाता है। तो इस तरीके के टीके लगते हैं बच्चों पे। तो लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार यह पिछले एक दशक से भी अधिक समय से टीका से वंचित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या है, जिससे खसरा, पोलियो और अन्य दूसरी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। WHO और यूनेस्को की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों के द्वारा कोविड-19 संबंधी नियमों में छूट देने के कारण लाखों बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। प्रतिबंध हटाने से न केवल कोविड संक्रमण में वृद्धि होती है, बल्कि उन बीमारियों का प्रसार भी होता है जो आमतौर पर टीके से रोकी जा सकती हैं। WHO टीकाकरण विभाग के प्रमुख कैट ओब्रायन ने कहा है कि उचित समय पर बच्चों को टीका न लगाकर 2021 में हमने एक बहुत बड़े संकट को आमंत्रित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो खसरा दुनिया का सर्वाधिक संक्रामक रोग है, जो कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कि संगठन ने कहा है कि कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण यह अफ्रीका और एशियाई देशों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आप जानते हैं कि पोलियो युवाओं को स्थायी तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम बना देता है। डिप्थीरिया, टिटनेस और काली DTP भी लगता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया, टिटनेस और आपके जो वॉपिंग कफ होता है, जिसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, तो इसका टीका भी लगता है, साथ में लगता है। तो टीके से वंचित बच्चों की संख्या 10 देशों में लगभग 22.7 मिलियन है। अब देख लीजिए, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं आपके, तो 22 मिलियन की अगर बात करें तो लगभग लगभग 2 करोड़ 27 लाख के आसपास हो जाएंगे। इन बीमारियों की रोकथाम हेतु टीका नहीं लगवाने वाले देशों में भारत और नाइजीरिया शीर्ष पर है। यहाँ आंकड़ा वर्ष 2019 से 3.7 मिलियन अधिक है और 2009 से सर्वाधिक है। नवजात शिशु की बात करें तो उन बच्चों में तीव्र वृद्धि हुई है जिन्हें जन्म के बाद से अब तक एक भी टीका नहीं लगाया जा सका है। कम से कम एक टीके से वंचित बच्चों की संख्या पिछले वर्ष के 13.6 मिलियन से बढ़कर 17.1 मिलियन हो गई है। विश्व में कम से कम एक टीकाकरण अभियान को टालने वाले देशों की संख्या 66 हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है, प्रसिद्ध रूसी संगीतकार अभिनेता प्योत्र मामनोव का निधन हो गया है। तो लिखा, रूस के प्रसिद्ध रॉक संगीतकार और अभिनेता प्योत्र मामनोव का कल मॉस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे और कुछ समय पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। 1982 में रॉक ग्रुप जूकी म्यू साउंड्स ऑफ म्यू की स्थापना के ने मामनोव को मॉस्को में प्रसिद्ध शख्सियत बना दिया था। इसके बाद अभिनय से मामनोव को व्यापक पहचान मिली और इन्होंने कई फिल्मों और थिएटर में काम किया। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने अपने अभिनय और संगीत को विराम दे दिया और गंभीरता से धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए। एक अभिनेता के रूप में 2006 में उन्होंने पावेल लुंगिन की फिल्म आइलैंड से शानदार वापसी की थी। इसके बाद 2009 में लुंगिन की ही फिल्म शार टी यहाँ पर साइलेंट होगा में मावनोव ने यादगार अभिनय किया। मावनोव को दिल का दौरा पड़ चुका था, जिसके चलते 2019 में उनकी सर्जरी भी हुई थी। मावनोव कला के धनी व्यक्ति थे और कला की भाषा का इस्तेमाल कर अपने दर्शकों का मन मोह लेते थे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030 में ये लिखा गया कि OECD जो आपका FAO, इन दोनों संगठन जो आपके आउटलुक रिपोर्ट ऑन द पल्सेस ओवरलुक सम वाइटल फैक्ट्स। अच्छा, ये मिलेट्स ईयर जो था भारत में कौन सा था यार, 2018 था। और मिलेट्स ईयर जो मनाया जाएगा आई थिंक वो 2022 से 2023 मनाया जाएगा वर्ल्ड लेवल पे, मिलेट ईयर, ठीक है ना। तो लिखा हुआ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे OECD बोला जाता है और खाद्य और कृषि संगठन जिसे बोला जाता है आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में OECD और FAO आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030 प्रकाशित की है। नवीनतम रिपोर्ट में दालों और कुछ अन्य गैर प्रमुख फसलों को अन्य उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत वैश्विक लेवल पर दालों के उत्पादन के संदर्भ में केंद्र में है, क्योंकि देश अब तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोसेसर, आयातक और प्रोटीन युक्त दालों का उपभोक्ता है। याद रखना कि भारत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है दालों का, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है। इतना कंज्यूम करता है कि हमें क्या करना होता है कि आयात भी सबसे ज़्यादा हम करते हैं बाहर के देशों से, क्योंकि हमें जितनी दाल उगाते हैं उतनी ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा दाल की हमें ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए। आगे लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक दालों की आपूर्ति में 22 मिलियन टन की वृद्धि होगी, जिसमें से आधी आपूर्ति एशिया विशेषकर भारत से 2030 तक आने की उम्मीद है। उच्च उपज वाले संकर बीज, सपोर्टेड मशीनीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त 6.6 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा।
विश्व दलहन व्यापार पिछले 10 वर्षों में 13 मिलियन टन से बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया। दालों में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों के कारण 2030 तक लगभग 19 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। 2020-21 में दलहन का बोया गया क्षेत्रफल बढ़कर 28 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, जो 2015-16 में लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था। रिपोर्ट के अनुसार भूमि की कमी के कारण दालों को बोए जाने का क्षेत्र अपनी सीमा तक पहुंच रहा है, जो भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि खराब पोषण स्थिति के कारण दालों की मांग बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट में मांग पक्ष पर प्रकाश नहीं डालना इसकी एक कमी मानी जा रही है। दालें सबसे किफायती और पौष्टिक खाद्य सामग्री है जो देश की पोषण सुरक्षा को बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट न्यूज लिखी हुई सीमानंदा अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त हुई है। तो लिखा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने बुधवार को देश के श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतीय अमेरिका जो मूल की सीमानंदा है उनका नाम की पुष्टि की है। आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ नंदा ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में अपनी सेवाएं दे चुकी है। कांग्रेशनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस की अध्यक्ष जूडी चू ने नंदा के नाम की सीनेट से मंजूरी मिलने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाइयों और चुनौतियों से लड़ने में उनका कार्यालय अहम भूमिका निभाएगा और नंदा के अनुभवों को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा उनका चयन किया गया है। इन्होंने ओबामा और बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा नंदा अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार खंड अब ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट एंड एम्प्लॉय राइट सेक्शन का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा को 15 साल से अधिक का कार्य अनुभव है। नंदा सिएटल में एक निजी कंपनी में एसोसिएट भी रही हैं। वर्तमान में ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वर्क लाइफ प्रोग्राम में फेलो हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है दिल्ली में प्राप्त होंगी बस की लाइव लोकेशन। तो लिखा हुआ है दिल्ली सरकार ने टेक दिग्गज गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता से के तहत अब दिल्ली की बसों की लाइव लोकेशन यानी आगमन और प्रस्थान के समय उनके मार्गों की रियल टाइम जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी है कि इस सुविधा से नागरिक 3000 बसों की स्थिति को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक कर सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत यात्रियों को गूगल मैप के जरिए बसों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। आगे लिखा हुआ है इसके अलावा इस सर्विस के तहत दिल्ली के अधिकतम डीटीसी बसों को शामिल किया जाएगा। इस सुविधा से यात्रियों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि उनकी यात्रा में कितना समय लगेगा और देरी होने की स्थिति में बस कब तक गंतव्य तक पहुंचेगी। नेक्स्ट न्यूज आती है ब्रिटेन भारत के बीच नौसैन्य अभ्यास हुआ है। तो लिखा ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसे बोलते हैं HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये याद रखना, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास करेगा। यह संयुक्त अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मजबूत पहुंच को बढ़ाने के ब्रिटेन के प्रयासों का हिस्सा है। HMS क्वीन एलिजाबेथ की इस यात्रा के हिस्से के रूप में दक्षिण चीन सागर जाने की उम्मीद भी है, जहां यह अमेरिकी नौसेना और जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। ब्रिटेन के मुताबिक इस युद्धपोत और उसके स्ट्राइक टास्क ग्रुप की यह पहली यात्रा 2 दशकों में देश की सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक तैनाती होगी। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा है कि यह कदम भारत और हिंद प्रशांत में उसके सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह तैनाती एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर ब्रिटेन के समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा यह मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करने और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ ब्रिटेन की नई साझेदारी बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह HMS क्वीन एलिजाबेथ की पहली परिचालन तैनाती है। आगे लिखा हुआ है कि 65,000 टन वजनी यह पोत बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ कोंकण अभ्यास में भाग लेगा। अच्छा, कोंकण जो तट है वो बोला जाता है उड़ीसा के तट को, ये आप याद रखिए। गौरतलब है कि ब्रिटेन के इस सबसे बड़े युद्धपोत में F-35B स्टील्थ फाइटर जेट्स का एक बेड़ा है और साथ ही 6 रॉयल नेवी जहाज, एक पनडुब्बी और 14 नौसैनिक हेलीकॉप्टर भी हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है भारत में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है। तो लिखा हुआ है चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खेती शुरू की जा रही है। इसे पालमपुर स्थित काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी कुल्लू द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड ट्रायल के लिए पेश किया गया था। यह फील्ड ट्रायल CSIR IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद शुरू हुआ है। इस नई फसल से होने वाला आर्थिक लाभ 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है। रायसन गांव जो रायसन विलेज है के एक किसान के खेत के परीक्षण के लिए फलों के 50 पौधे लगाए गए और किसान के साथ मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। मोंग फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में काम करता है। यह जाना जाता है। यह एक 12 फल है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल के बीच होता है। इसके अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। इसका नाम बौद्ध भिक्षुओं से लिया गया है, उन्होंने इस फल का इस्तेमाल किया था। इसके बीच अंकुरण दर होती है वो धीमी और कम होती है। इस प्रकार अंकुरण दर को बढ़ाने और अंकुरण समय को कम करने के लिए नई बीज अंकुरण तकनीक विकसित की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हो नासा का हबल टेलीस्कोप अब सेफ मोड में,
तो लिखा हुआ है कि नासा हाल ही में हबल टेलीस्कोप, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, 1990 में इसे छोड़ा गया था और इसकी सेवाएं इसी साल कंप्लीट होनी थी 2020-21 में आई किसी गड़बड़ी को सही करने की तैयारी कर रहा है। इस समस्या के चलते यह टेलीस्कोप 1 महीने से अधिक समय तक विज्ञान के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नासा ने इस खराबी को हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए पिछले एक दशक में सबसे गंभीर समस्या के रूप में वर्णित किया है। नासा के मुताबिक 13 जून को इस वेधशाला से जुड़े एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते इसका सेफ मोड सक्रिय हो गया है। सेफ मोड सक्रिय होने से इसके सभी गैर आवश्यक सिस्टम बंद हो गए। इसका मतलब है कि अभी इस दूरबीन का उपयोग खगोल विज्ञान के अवलोकन के लिए नहीं किया जा सकेगा। हबल टेलीस्कोप का नाम प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बड़ी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसे 1990 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी द्वारा लॉन्च किया गया था। हबल ने अपने पूरे जीवन काल में 1.4 मिलियन से अधिक अवलोकन किए हैं। इसकी खोजों पर 18,000 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं और वर्तमान खगोल विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में इसका योगदान शामिल है। यह आकार में एक स्कूल बस से बड़ा है और इसमें 7.9 फीट का दर्पण लगा हुआ है। यह सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करता है और अंतरिक्ष के आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर करता है। नासा के मुताबिक अगर इसका मरम्मत कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है तो इसे सामान्य रूप से परिचालन में लाने में कई दिन लग सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि हबल को जो रिप्लेस कर सकता है वो जेम्स वेब आपका रिप्लेस कर सकता है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये भी नासा ही आपका क्या करेगा, इसे आपका लॉन्च करेगा और इसकी संभावना है कि ये इस साल लास्ट में आपका लॉन्च हो जाए और ये लगभग 40 गुना ज़्यादा आपका क्या होगा, पावरफुल होगा किसी हबल से, जैसा बोला जा रहा है। अच्छा, शिक्षकों के लिए नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो आपको जो सामने दिख रहे हैं वो आपके नए आपके बोल सकते हैं शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। पहले इनके पास आपका नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी। तो लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 50,000 स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम को पहली बार स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा डिजाइन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, IPR, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, विचार निर्माण आदि पर प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों ने अपने अपने स्कूलों से 5 शिक्षकों को नामित किया है। इसके तहत शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का पहला बैच 20 जुलाई 2021 से शुरू होगा। यह पहल नवाचार क्षमताओं वाले लाखों छात्रों को प्रोत्साहित करेगी, नवाचार की संस्कृति का विकास करेगी और एक नए और जीवंत भारत की नींव रखने में सहायक होगी। आगे लिखा हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार यह प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई AI बेस्ड, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट IIT हैदराबाद ने डेवलप की है। काफ़ी चीप रेट में हो गया, इसका नाम रखा गया कोवी होम। तो लिखा IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 प्रशिक्षण किट विकसित किया है। इसे कोवी होम का नाम दिया गया है। यह परीक्षण किट सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक दोनों रोगियों के लिए उपयोगी होगा। सिम्टोमेटिक मतलब जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं कोविड के, और असिम्टोमेटिक जिसमें कोविड के लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये दूसरों को आपके कर सकता है, आपका संक्रमित कर सकता है, ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। इस किट के द्वारा 30 मिनट के भीतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। यह परीक्षण घर पर एक किफ़ायती कीमत पर किया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। CSIR सेंटर फॉर द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की सलाह के बाद स्वैप सैंपल्स में SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए रैपिड RNA इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक डिवाइस का सत्यापन किया है। इन नमूनों के RT-PCR विधि द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट के लिए पुष्टि की गई थी। सत्यापन रिपोर्ट ने पुष्टि की कि किट की दक्षता 94.2%, सेंसिटिविटी लगभग 91.3% और विशिष्टता इसकी लगभग 98.2% है। अच्छा है। इसके प्रति परीक्षण की कीमत लगभग औसतन 400 रुपये बताई गई है। इस डिवाइस के लिए एक पेटेंट दायर किया गया है। अब बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उद्योग भागीदारों की प्रतीक्षा की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। तो लिखा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप जानते हैं भूतपूर्व आपके साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनको भारत में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये जुड़े हुए थे आपके किसके अश्वेतों के राइट्स के लिए, ठीक है ना, अश्वेत क्रांति से संबंधित थे आपके, और कई साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। और उसके बाद ये क्या बने थे, आई थिंक 90 के दशक में ये क्या बने थे आपके राष्ट्रपति बने थे। तो लिखा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी के लिए मंडेला को प्रेरित करने वाले मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने का अवसर है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जो नेल्सन मंडेला था उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव था किनका, महात्मा गांधी का। और जो मार्टिन लूथर किंग थे जिन्होंने अश्वेत क्रांति
जो थी आपकी ब्लैक रेवोल्यूशन लेके आए थे, वो लेके आए थे आपका अमेरिका में, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे किससे, महात्मा गांधी से। इस साल के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी वन हैंड कैन फीड अनदर, रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित की थी। इस दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। मूल रूप से यह दिवस मंडेला के जन्मदिन को मंडेला दिवस के रूप में मनाने का विचार है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामुदायिक सेवाओं और स्वयं सेवा के माध्यम से मंडेला की महान विरासत और उनके मूल्य का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे दुनिया भर में हो रहे गंभीर मुद्दों पर ध्यान दें और उन लोगों को चेतावनी दें जो राष्ट्रों की शांति, सुरक्षा और भलाई को प्रभावित करते हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार उन लोगों की उपलब्धियों को मान्यता देता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला को रंगभेद के खिलाफ किए गए उनके शांतिपूर्ण प्रयासों और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है PMAU ने लॉन्च की लघु फिल्म प्रतियोगिता। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, और यू का मतलब होता है अर्बन, एक आपका आर भी आता है PMAR। तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने आज 2 महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री का सपना सभी के लिए घर योजना को आगे बढ़ाने के क्रम में इनकी शुरुआत की गई है। खुशियों का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 तथा आवास पर संवाद 75 सेमिनारों और कार्यशालाओं की श्रृंखला नामक 2 अभिनव पहल की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है। इन दोनों ही पहलों की शुरुआत चुनौती और प्रतियोगिता की शक्ल में की गई है। बता दें कि पहले भारत सरकार द्वारा मनाई जा रही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में शामिल है। लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों, छात्र, युवा, सिविल सोसाइटी के सदस्य, संस्थान, व्यक्ति अथवा समूह से आवेदन आमंत्रित किए गए। यह प्रतियोगिता 18 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों के लिए है और फिल्म जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी सितंबर महीने की 1 तारीख होगी। 30 सितंबर 2021 को इसके परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। 25,000, 20,000 और 12,500 रुपये पुरस्कार राशि श्रेणी के अंतर्गत कुल 25 विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। आवास पर संवाद पहल का लक्ष्य सभी के लिए घर अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करना, उस पर चर्चा, विचार विमर्श और प्रसार को बढ़ावा देना। इसे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच 75 राष्ट्रव्यापी सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से पूरा करने की योजना है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज देखिए, भारत के एक गांव पर क्यों आई यूएन को दया। तो लिखा यूएन अर्ज इंडिया टू हॉल्ट द एविक्शन ऑफ द 1 लाख पीपल फ्रॉम द हरियाणा खोरी विलेज ड्यूरिंग द मानसून। तो लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बीते दिनों एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जबकि इनका एक ट्वीट भी आया है जिनमें यूएन एक्सपर्ट कॉल ऑन द इंडिया टू हॉल्ट द एविक्शन ऑफ द सम 1 लाख people that begin this week in the midst of the monsoon rains. India must urgently review its plans for the raising Khori-Gaon and consider the regularizing the settlement so as not to leave the anyone homeless. तो जो वहाँ पर क्या हो रहा था, आपका 1 लाख लोगों को कि वहाँ से हटाया जा रहा था, तो उस पर यूएन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अभी इस टाइम पे ना हटाया जाए क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो लिखा हुआ है इसमें भारतीय अधिकारियों से हरियाणा के खोरी गांव के लगभग 1 लाख लोगों को बेदखल करने से रोकने का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत से अपील की कि वह खोरी गांव के लोगों को हटाने की अपनी योजना की तत्काल समीक्षा करे। इसके अलावा कोई भी नागरिक बेघर न हो या सुनिश्चित करने के लिए सेटलमेंट को नियमित करने पर विचार करे। गौरतलब है कि खोरी गांव में इस सप्ताह बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई के खिलाफ कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के बीच विरोध करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति को कथित तौर पर सिविल कपड़ों में एक पुलिसकर्मी द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर यूएन की तरफ से यह बात कही गई है। बता दें कि इस साल बीते 7 जून को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद नगर निगम हरियाणा को खोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक खोरी गांव की जमीन अरावली वन भूमि के अंतर्गत आती है। ऐसे में इस पर किया गया कोई भी निर्माण अवैध है। यूएन ऑफिस में भारत के स्थायी मिशन ने यूएन विशेषज्ञों की इस प्रेस रिलीज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। स्थायी मिशन ने यूएन विशेषज्ञों से किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व को समझने की बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चुनिंदा हस्तियों पर पेगासस की नज़र। तो आप जानते हैं पेगासस एक स्पाईवेयर आपका सॉफ्टवेयर है जो इजराइल द्वारा मेड है और यह भी काफ़ी ज़्यादा आपका हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो लिखा पेगासस प्रोजेक्ट, हाउ फोन्स ऑफ द जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज टू स्पाई ऑन देम। ये केवल आपके फ़ोन पर मिस कॉल मारेगा और ये आपके उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है। आपकी जितनी भी जानकारी है ये आपसे बिना परमिशन के क्या कर देता है, आपके कैप्चर करने लग जाता है। यहाँ तक कि आपकी वीडियो कॉल्स को भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है बिना आपकी परमिशन के। आपकी जो फ़ोन कॉल्स होती हैं उनको भी। तो लिखा हुआ इजराइल की एक सर्विलांस तकनीकी कंपनी ने कई देशों के सरकारी महकमे के बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों के टेलीफोन नंबरों की जासूसी करने की कोशिश की है। इसे पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसकी लीक हुई सूची में लगभग 300 वेरीफाइड भारतीय नंबर पाए गए। इनमें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, न्यायपालिका से जुड़े लोगों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों आदि के नाम शामिल हैं।
दुनिया भर में पेगासस की बिक्री करने वाली इजरायली कंपनी ये है। NSO ग्रुप का कहना है कि इसके ग्राहक जांच पड़ताल जैसी गतिविधियों को बहुत अधिक तवज्जो देने वाली सरकारों तक सीमित होती है। खर्चा बहुत ज़्यादा है, एक ही व्यक्ति पर लगभग आपका करोड़ों खर्चा आ जाता है, तो इतना आसान नहीं होता आपका। अगर किसी को अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी भी जासूसी की जा रही है तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि खर्चा मैंने बता दिया, एक पे लगभग करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का खर्चा एक व्यक्ति पे आ जाता है, इतना सरकार आप पे खर्चा नहीं कर सकती। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हालांकि द वायर के अनुसार इस संभावना को खारिज किया गया कि भारत में या विदेश में कोई भी निजी संस्था इस सेंधमारी के लिए जिम्मेदार हो सकती है। लीक डेटाबेस पेरिस आधारित गैर लाभकारी मीडिया संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हासिल किया गया। इसके बाद इसे द वायर, द ल मोंड, द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, अरबी और लेबनानी न्यूज संगठनों के साथ पेगासस प्रोजेक्ट नाम से एक साझा तहकीकात के हिस्से के तौर पर शेयर किया गया। सूची में पहचान किए गए नंबरों का अधिकांश हिस्सा भौगोलिक तौर पर 10 देशों के समूह भारत, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात में केंद्रित था। द वायर उन नामों को अगले कुछ दिनों में अपने सहयोगियों के साथ एक एक करके उजागर करेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, लिखा हुआ है छात्र सक्रियता की भारतीय फिल्म ने कांस पुरस्कार जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है आपका कहाँ, फ्रांस में। ये आपने याद रखना है। खासकर आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय को बुलाया जाता है, आपकी जो बोल सकते हैं नाम भूल गया मैं, अनिल कपूर की बेटी का नाम, तो अनिल कपूर की बेटी भी उसमें जा चुकी हैं। तो कई सारी एक्ट्रेस है जो वहाँ पे गई है, खासकर ऐश्वर्या राय को मैंने ज़्यादा देखा है कान फिल्म फेस्टिवल में, रेड कारपेट पे। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है। यह अवार्ड उन्हें उनकी फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ये याद रखना आप लोग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इस फिल्म को पायल ने छात्र सक्रियता पर आधारित बताया, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ पे। उनकी यह फिल्म काफ़ी प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मानी जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का कथानक एल नाम के एक FTII छात्र के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी कहानी में जातीय और धार्मिक भेदभाव को उजागर किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ इस फिल्म में वर्तमान में भारतीय समाज में मौजूद कई दरारों और देश में एक युवा व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन की उजागर किया गया है। कांस में पायल कपाड़िया की यह दूसरी आउटिंग होगी। उनकी 2017 में फिल्म आफ्टरनून क्लाउड्स का इस प्रतिष्ठित समारोह में प्रीमियर हुआ था। यह कान फिल्म फेस्टिवल का 74वां संस्करण था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कोरोना के बाद नोरो वायरस का कहर। तो लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 प्रतिबंधों में एक तरफ ढील दी, वहीं अब नोरो वायरस के प्रकोप की सूचना भी मिल रही है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने हाल ही में नियमित निगरानी के दौरान नोरो वायरस मामलों में उछाल मिलने के बाद चेतावनी जारी की है। PHE के अनुसार मई के अंत से 5 हफ्तों में इंग्लैंड में नोरो वायरस के 154 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य निकाय के अनुसार यह पिछले 5 वर्षों के दौरान समान समयावधि में मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी है। PHE के अनुसार मई के अंत से ऐसे ही पढ़ लिया। लिखा हुआ है CDC के अनुसार किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से दूषित भोजन या पानी का सेवन करने और दूसरी सतहों को छूने और बिना हाथ धोए हाथ को मुंह में डालने से नोरो वायरस का संक्रमण हो सकता है। CDC ने नोरो वायरस में निम्नलिखित लक्षणों को सूचीबद्ध किया है, जैसे दस्त, डायरिया हो सकती है, उल्टी वॉमिटिंग हो सकती है, मतली यानी नौसिया हो सकता है, जी मचलाना जिसे बोला जाता है, पेट दर्द, स्टमक पेन आपको देखने को मिल सकता है, या पेट और आंतों की सूजन पैदा कर सकता है, और अन्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द शामिल है। इस रोग से बचने के लिए साफ सफाई, विशेषकर हाथों की सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई है। अच्छा हाँ, याद आ गया, अनिल कपूर की जो बेटी का नाम है वो सोनम कपूर है, ठीक है ना। तो वो भी कांस फिल्म फेस्टिवल में मैंने शिरकत करते हुए देखी है, रेड कारपेट पे। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई है कि मंकी बी वायरस से चीन में पहली मौत हुई है। तो लिखा हुआ है कि आपका हाँ, चीन में मंकी बी वायरस से पहली बार किसी इंसान के संक्रमित होने की खबर आई है। बड़ी बात यह है कि संक्रमित होने के बाद उस व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौत से पहले मरीज में नौसिया, वॉमिटिंग, बुखार और कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें देखी गई थी। बताया जा रहा है कि राजधानी बीजिंग में काम करने वाला यह सर्जन मार्च में 2 मृत बंदरों के संपर्क में आया था। मंकी बी वायरस को 1932 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। यह वायरस बंदरों के लिए एंजोटिक यानी स्थानिक पशु महामारी की तरह या एक अल्फा हार्पिस वायरस एंजोटिक है। अल्फा हार्पिस वायरस एक पैथोजन यानी रोगाणु है जो स्तनधारियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द मेडिसिन की माने तो मंकी वायरस से जब कोई इंसान संक्रमित होता है तो यह इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है। और जानकारों के मुताबिक जो आपका मंकी वायरस अमूमन सीधे संपर्क या शरीर से निकलने वाले किसी तरह के तरल पदार्थ से एक्सचेंज से फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षण आमतौर पर वायरस से संपर्क में आने के बाद 1 से 3 हफ्तों में सामने आते हैं।
अच्छा, जो इसका मंकी वी वायरस का जो मुझे लग रहा है जो आपका मॉर्टेलिटी रेट है वो लगभग 50% है, मतलब हर 2 में से एक व्यक्ति तो मरेगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बिजली गिरने के मामलों में वृद्धि हुई है। तो लिखा हाल ही में भारत में वज्रपात को लेकर 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत में आकाशीय बिजली गिरने के मामलों में 22.6% की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट वैश्विक हाइपर लोकल वेदर नेटवर्क का संचालन करने वाले अर्थ नेटवर्क्स द्वारा जारी की गई है। पिछले साल सबसे अधिक बिजली गिरने वाले शीर्ष 5 राज्य जो थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा थे। इस दौरान सर्वाधिक बिजली की कंपन वाले शीर्ष 10 राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल है। भारत में पिछले साल 39.5 मिलियन से अधिक बिजली तड़ित कंपन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत में पिछले वर्ष मई, जून और सितंबर में मानसून के कारण बिजली की उच्चतम सांद्रता जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो देखा गया। हालांकि बीते वर्ष देश भर में वर्षा का औसत जो था वो 109% रहा है, जो कि 2019 के औसत 110% से सिर्फ 1% कम था। 19 जुलाई को बेंगलुरु में जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 7,000 से अधिक खतरनाक आंधी अलर्ट जारी किए गए, थंडर स्टॉर्म जिन्हें बोला जाता है, जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु में थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल बिजली गिरने से 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि वायुमंडल में विद्युत आवेश के डिस्चार्ज को तड़ित या आकाशीय बिजली कहते हैं। एक आकाशीय बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि वो 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जल सकता है। भूमध्य रेखा और हिंद महासागर से निकटता के कारण भारत अत्यधिक मात्रा में गर्मी और नमी वाला क्षेत्र है, जिससे भारत इस प्रकार की घटनाओं के लिए अधिक संवेदनशील रहता है। नेक्स्ट न्यूज आती इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, ये ऑक्सफैम ने जारी की है। तो लिखा हुआ भारत में स्वास्थ्य संकेतकों पर इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि देश में विभिन्न स्तरों पर भारी असमानताओं को उजागर करती है। ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर जाति, धार्मिक वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं पाई गई हैं। इसके अनुसार जिन राज्यों ने विद्यमान मौजूदा असमानताओं को कम करने और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने पर ध्यान दिया है, उनमें कोविड-19 के मामले अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। दूसरी ओर कोरोना काल के दौरान उच्च आय वर्ग की तुलना में निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में भेदभाव को अधिक सामना करना पड़ा। इसके अलावा करीब 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी की सामान्य श्रेणी की 18.2% आबादी की तुलना में गैर कोविड चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना करें तो अमीर गरीबों की अपेक्षा बेहतर है, जबकि लैंगिक आधार पर जांचें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की स्थिति अच्छी है। सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बेहतर स्थिति में, जबकि धार्मिक आधार पर हिंदुओं की स्थिति मुसलमानों से बेहतर है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ है, किंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं साक्षरता में सामान्य वर्ग से क्रमशः 18.6 और 27.9% पीछे हैं। गौरतलब है कि वायुमंडल में विद्युत आवेश के डिस्चार्ज को तड़ित, ये कुछ गड़बड़ हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ने जीता फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो लिखा हुआ फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। मर्सिडीज चालक हैमिल्टन की यह लगातार तीसरी और कुल रिकॉर्ड 8वीं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत है। तो याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछ लेगा कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, और पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन जो है वो किसके ड्राइवर है। अब ये ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि वो मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज उन्हें क्या करता है, इंडोर्स करता है, ये आपने दिमाग में रखना है। इस स्पर्धा में मोनाको के रेसर चार्ल्स लेक्लेर्क ने दूसरा, जबकि हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम के साथी वॉल्टरी बोटास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में मर्सिडीज की ओर से फार्मूला 1 जीतने वाले ब्रिटिश चालक हैमिल्टन पूर्व में मैक्लोरिन की तरफ से फार्मूला 1 में भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। तो लिखा हुआ है सरकार ने लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में समेकन, प्रक्रिया मानकीकरण, तकनीकी उन्नयन, डिजिटल परिवर्तन सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेगा। इन पुरस्कारों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन्होंने परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त की है, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाया, ग्राहक सेवा में सुधार किया है और अन्य उपलब्धियों के साथ स्थायी प्रथाओं का पालन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 10.5% के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। 2020 के दौरान यह मूल्य में लगभग $215 बिलियन तक पहुंच गया था। व्यापक रसद लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% है। इस कदम का लक्ष्य भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर उन्नत, संगठित और कुशल बनाना है। नेक्स्ट न्यूज आती है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र
आपका मथुरा रिफाइनरी में खोला गया। तो ये आपने याद रखना है। और किसने खोला है? तो इंडियन ऑयल ने खोला है। तो लिखा हो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। हाल ही में मैंने आपको बताया जैसे आपका एनटीपीसी होगी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, आईओसी होगी, तो जितनी भी आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड या नेचुरल गैस से रिलेटेड कंपनी है उनका भी अब जो बोल सकते फोकस है वो आपका ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, ताकि वो भी अपने आप को सस्टेन कर सकें। और मैं बता दूं कि आपका जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है, आपकी जो हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है, जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारण देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो वो आपका क्या निकलता है? ऑक्सीडाइज होकर आपका वाटर फॉर्म में बाहर निकलेगा। मतलब जो आपकी क्या आएगी, जैसा अभी जो आपको देखने को मिलता है, तो अमूमन आपको जो आपका पेट्रोलियम, जब आपका जितने भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो आपका जो गैस निकलती है वो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में ज़्यादा होती है, पर जब हाइड्रोजन जलेगी तो वो आपका क्या निकालेगी? वाटर वेपर को बाहर निकालेगी। तो ये आपने याद रखना है। यह निर्णय ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भविष्य की तैयारी की दृष्टि से लिया गया। यह परियोजना भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। आईओसी द्वारा कई हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। कोयले की गैसीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ब्राउन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक चीज़ और रखना है कि पेपर में पूछा जाता है जो फॉसिल फ्यूल्स होता है तो उसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रे हाइड्रोजन आपका जब किसका यूज़ किया जाता है? जब आपका कोयले का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्राउन हाइड्रोजन ये यहाँ पे इस्तेमाल किया, जबकि इस प्रक्रिया में कार्बन अवशिष्ट निकलता है। हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीनतम ईंधन कहा जा रहा है। बता दें कि इसे भविष्य के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है हाइड्रोजन को, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट लिखो, पूर्वानुमान बताते हैं कि भारतीय ईंधन की मांग 2040 तक 2050 मिलियन टन के मुकाबले 400 से 450 मिलियन टन हो जाएगी। इसलिए सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल और बायोडीजल में निवेश करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि डीआरडीओ डेवलप द हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम अलॉय फॉर द एरोस्पेस फॉर्जेंस। तो लिखा हुआ हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का विकास किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। तो लिखा हुआ है डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की जा रही है। इस मिश्र धातु को एरोस्पेस संरचनात्मक फॉर्जिंग में अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जा रहा है। यह एक उच्च शक्तियुक्त मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु है। इस हाई स्ट्रेंथ मिश्र धातु Ti10V 2Fe 3Al, तो आपका टाइटेनियम है इसमें, आपका वैनेडियम है इसमें, आपका आयरन है और एल्यूमिनियम है। तो ये आपने याद रखना है। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया जा रहा है। मैं बता दूं देश में अभी जो डीआरडीओ की कुल प्रयोगशाला है उनकी जो काउंट है वो लगभग 52 है। तो ये आप याद कर सकते हैं। यह मिश्र धातु अपनी उत्कृष्टता, शक्ति और लचीलेपन के कारण अद्वितीय है, जो इसे विमान संरचनात्मक अनुप्रयोगों हेतु प्रभावी बनाती है। वैमानिक विकास एजेंसी ने 15 से अधिक इस्पात कलपुर्जों की पहचान की है जो भविष्य में 40% वजन क्षमता कम करने के साथ मिश्र धातु फॉर्जिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह मिश्र धातु स्टील की तुलना में बेहतर संक्षारण प्रतिरोध के कारण भी उपयोगी होगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है लिवरपूल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हुआ बाहर। तो लिखा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया। कमेटी द्वारा यह निर्णय इस क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण संबंधी गतिविधियों के चलते लिया गया है। इस संदर्भ में लिवरपूल की मेयर जोआन एंडरसन ने इस निर्णय को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि वह इस मामले में अपील के पहलुओं की जांच करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार यह एक फुटबॉल स्टेडियम सहित कुछ नई इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो न सिर्फ इस विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करता है, वैसे मैं बता दूं लिवरपूल आपका इंग्लैंड में, बल्कि इस विरासत स्थल की प्रामाणिकता और साख के लिए भी हानिकारक है। ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लिवरपूल कि इस गोदी क्षेत्र यानी डॉकलैंड्स को 2004 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2012 के बाद से यूनेस्को द्वारा इस क्षेत्र में नई इमारतों के निर्माण को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी या की जा रही थी, जिसके चलते तभी से लिवरपूल पर डिलिस्ट होने का खतरा बना हुआ था। डिलिस्ट मतलब हटाया जाना। इस निर्णय के बाद लिवरपूल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान गंवाने वाला तीसरा विरासत स्थल बन गया। इससे पहले 2007 में ओमान को अवैध शिकार और आवास के नुकसान हैबिटेट लॉस के चलते, जबकि 2009 में जर्मनी की ड्रेसडेन एल्बे घाटी, ये दोनों आपने याद रखना, ओमान और दूसरा कौन सा आपका ड्रेसडेन एल्बे घाटी, और तीसरा कौन हो गया लिवरपूल में नदी पर 4 लेन मोटरवे पुल बनाए जाने के कारण सूची से हटा दिया गया था। और खासकर आपने ये याद रखना कि ड्रेसडेन एल्बे घाटी 2009, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है लिवरपूल वाला, और पहला भी पूछा जा सकता है पहला कौन सा था, 2007 में था ओमान, 2009 में जर्मनी की ड्रेसडेन एल्बे घाटी।
अच्छा नेक्स्ट लिखा विश्व विरासत स्थल सूची का उद्देश्य विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह हेरिटेज लेवल इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटकों के आकर्षण के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संरक्षण फंडिंग तक पहुंच भी प्रदान करता है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज आती है माइक्रोसॉर नामक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो लिखा हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे माइक्रोसॉर नाम दिया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार माइक्रोसॉर 4 पैरों वाला एक छोटा छिपकली जैसा जानवर है जो डायनासोर के पृथ्वी पर अस्तित्व से पहले से विद्यमान था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से छोटे पर डायनासोर जैसे दिखने वाले जीवों की आदतों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह खोज अमेरिका में 308 मिलियन वर्ष पुराने एक उंगली के आकार के फिंगर साइज फॉसिल के जीवाश्म से की गई है। इस जीवाश्म जीव की त्वचा भी पाई गई है जो कि इतने पुराने किसी जीवाश्म में पाया जाने वाला स्वयं में दुर्लभ बात है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में प्रकाशित यह खबर उभयचर और सरीसृप सहित विभिन्न पशु समूहों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकती है। माइक्रोसॉर कार्बोनिफेरस काल के दौरान रहते थे जब आधुनिक स्तनधारियों और सरीसृपों के पूर्वज जिन्हें एमनियोट्स कहा जाता था पहली बार पाए गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस संक्रमण काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। ऐसे में माइक्रोसॉर की खोज एमनियोट्स की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हो सकती है क्योंकि इनमें से बहुत से माइक्रोसॉर को या तो उभयचरों के पूर्वजों या सरीसृपों के पूर्वजों के रूप में माना जाता है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज देखिए नासा का सुपरबिट टेलीस्कोप जल्द भरेगा उड़ान। तो लिखा हुआ नासा का नया टेलीस्कोप सुपरबिट अगले साल उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसका पूरा नाम है सुपर प्रेशर बलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप सुपरबिट। वैज्ञानिकों द्वारा सुपरबिट को नासा के पुराने हबल टेलीस्कोप के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मोटे तौर पर एक आधुनिक स्टेडियम के आकार का यह टेलीस्कोप एक स्ट्रैप्ड हीलियम बलून के जरिए ऊपरी वायुमंडल में भेजा जाएगा। याद रखना जो आपके क्या होते हैं एयर बलून्स होते हैं उनमें हीलियम भरी जाती है ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम क्या होती है आपकी इनर्ट होती है। हालांकि हाइड्रोजन जो होती है हीलियम से आपकी क्या होती है हल्की होती है, यूज़ की जा सकती है पर वो आपकी कैसे होती है रिएक्टेबल होती है, बलून जल सकता है। तो इसलिए इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है और इनर्ट गैसेस में हीलियम का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं या किया जाता है। सुपरबिट टेलीस्कोप को अप्रैल 2022 में टोरंटो विश्वविद्यालय और नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा न्यूजीलैंड से छोड़ा जाएगा। एक बार कार्य करने के बाद यह दूरबीन आकाशगंगाओं ग्रह और तारों सहित ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन इमेज को क्लिक कर सकेगी। यह टेलीस्कोप पृथ्वी की सतह से 45 किलोमीटर करीब 28 मील ऊपर उड़ान भरेगा और इसके बाद लगभग ये स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। ट्रोपोस्फीयर जो होता है 18 किलोमीटर के आसपास होता है, या महीनों तक हवा में रह सकेगा। अच्छा इस टेलीस्कोप की लागत लगभग 5 मिलियन है जबकि हबल टेलीस्कोप की लागत लगभग 1.5 बिलियन थी। तो ये काफ़ी आपका सस्ता रहेगा। सुपरबिट को मरम्मत आदि के लिए आवश्यकता अनुसार नीचे उतारा जा सकता है। अपनी तरह की इस विशेष तैरती व्ययशाला का निर्माण नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से डरहम और प्रिंसटन और टोरंटो विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक और जेम्स वेब नामक जो मैंने बताया था ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, ये तो काफ़ी महंगा है आपका जेम्स वेब और काफ़ी ज़्यादा इसका हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ये क्या करेगा आपको देगा। नामक एक अन्य टेलीस्कोप भी जल्द ही लॉन्च के लिए तैयार होगा। जेम्स वेब इंफ्रारेड के जरिए काम करेगा जबकि इसके विपरीत सुपरबिट हबल के समान प्रकाश की आवर्ती मतलब वो आपका लाइट फ्रीक्वेंसी के साथ काम करेगा। हबल किसके साथ करेगा? इंफ्रारेड के साथ। गौरतलब है कि हबल टेलीस्कोप पहले ही अपने जीवन काल को पार कर चुका है, मतलब उसकी जो मियाद थी वो लगभग 30 साल थी। 2020 तक उसे रिटायर हो जाना चाहिए था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि उस पर क्या आपका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और कुछ टाइम तक वो काम नहीं करेगा। देखते हैं कितना काम कर पाएगा अब हबल। तो लिखा हुआ दरअसल इसे मूल रूप से 10 वर्षों की योजना के रूप में लाया गया था शुरुआत में, पर ये 30 साल तक काम कर गया था। किंतु यह दूरबीन 3 दशकों से तस्वीर ले रही है, लेकिन इसकी हालिया विफलताओं से लगता है कि शायद अब यह अपने अंत की ओर है। नेक्स्ट आता है गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है। याद रखना है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची होती है वो भाषाओं से संबंधित है, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। कोया जनजाति द्वारा गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है। यह मांग आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गोंडी भाषा दिवस मनाते हुए की गई। कोया जनजाति के छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं ने इस दिन रैलियां निकाली और बैठकों का आयोजन किया। गोंडी भाषा दिवस आदिवासी क्या लिखा हुआ है समेक्षमा परिषद एएसपी के तत्वावधान में दिल्ली कन्वेंशन 2018 के अनुसार 21 जुलाई को मनाया जाता है। एएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक के अनुसार यह मांग हमारी संस्कृति और एकता के साथ साथ हमारे गांवों को सुरक्षा देने हेतु आवश्यक है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार गोंडी भाषा समेत कुल 38 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जाने की मांग की जा रही है। वर्तमान समय में अगर 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो 22 भाषाएं आपकी शामिल हैं। 22 भाषाओं में वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है ना, BDMS को, ये लास्ट था और 22 भाषाएं आपकी टोटल हो जाती हैं यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट आता है, तो लिखा केरला रिमूव द अपर एज लिमिट फॉर द ट्रांसजेंडर सीकिंग द एडमिशन टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अच्छा जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए जो आपकी अपर लिमिट है कि उनकी एज जो अपर लिमिट है मिनिमम एज तो वही रहेगी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए,
पर अपर एज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब कोई भी आपका ट्रांसजेंडर अगर व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला ले सकता है। तो लिखा अब किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं ट्रांसजेंडर। तो लिखा केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और इनमें संबद्ध कला और विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अपर एज लिमिट को हटा दिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार राज्य विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा को हटाने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अपने कानूनों में आवश्यक बदलाव करेंगे। ऊपरी आयु सीमा में छूट के निर्णय से राज्य में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ट्रांसजेंडर को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। वर्ष 2018 में राज्य के अधिकारियों ने राज्य में विश्वविद्यालयों और संबद्ध स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में ट्रांस पर्सन्स के लिए 2 सीटों को आरक्षित करने की मंजूरी दी थी। सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर के लिए सामान्य दिशा निर्देश तैयार करने पर केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय के विचार मांगे थे। यह फैसला केरल की ट्रांसजेंडर आबादी को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय विभाग। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, शायद से 2014 में वो समय था कि जब आपकी तीसरी कैटेगरी आपकी क्या हो गई थी, सभी फॉर्म्स में आपकी मेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी। पहले आपका क्या होता है, मेल और फीमेल होता, तीसरी कैटेगरी आपकी ट्रांसजेंडर भी अब मेंशन होती है। तो लिखा हुआ सामाजिक न्याय विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रांसजेंडर छात्रों को सामाजिक मुद्दों के कारण अक्सर अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। राज्य ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड के अनुसार ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित करना कठिन था, खासकर तब जब उनकी लिंग पहचान सार्वजनिक हो गई थी। नेक्स्ट न्यूज आती है कि वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन्स टू पब्लिक इन द एम्स्टर्डम। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम जो है ये आपका है क्या बोलते हैं आपका हॉलैंड में, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम। तो लिखा हुआ है एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल को जनता के लिए खोल दिया गया। यह परियोजना एम्स्टर्डम शहर में लिखा हुआ है औद्योगिक आगे के लिखा आस्टरबर्गवाल नहर पर बनाया जा रहा है। ये आपका वहीं की यानी कि क्या होगी, लैंग्वेज होगी। तो इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था। 4 साल के विकास के बाद नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा द्वारा पुल का अनावरण किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके स्मार्ट सेंसर नेटवर्क को एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट की एक टीम द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया। इस संरचना में लगे सेंसर्स हवा की गुणवत्ता, तापमान, विस्थापन और कंपन पर डाटा एकत्र करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया चैलेंजिंग प्लेस टू द बिजनेस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। तो लिखा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। तो हाल ही में 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बना हुआ है। अमेरिकी सरकार भारत सरकार से निवेश की बाधाओं और नौकरशाही बाधाओं को कम करके व्यवसायों के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय निवेश माहौल को बढ़ावा देने का आग्रह करती रही है। रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर से स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के पारित होने का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में बढ़े हुए टैरिफ, खरीद नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय जो विज्ञान पर आधारित नहीं है की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय विशिष्ट मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। भारत में फार्मास्यूटिकल और कृषि उत्पादों के अनुमोदन, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर और अन्य डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली का अभाव है। सरकारी नीतियों के बारे में कहा गया है कि ये या तो विदेशी निवेशकों के लिए भेदभावपूर्ण हो सकती है या घरेलू उद्योग के पक्ष में हो सकती है। अच्छा, लास्ट न्यूज़ आती है। तो लिखा हुआ है क्या है उगते सूरज के झंडे का विवाद। तो ये आपका टोक्यो ओलंपिक में देखने मिला। वाई जापान राइजिंग सन फ्लैग हैज क्रिएटेड द एंगर एट द टोक्यो ओलंपिक। ये आपका उगता हुआ सूरज जो आपको देखो, एक तो जापान का फ्लैग है जो व्हाइट और रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक बीच में आपका दिख रहा होगा कि गोला है रेड कलर का और चारों तरफ आपका सफ़ेद ही है। पर बगल में एक दिख रहा होगा आपका जो सन है और उसको आपका धारीदारी पट्टी टाइप का दिख रहा होगा सन। तो ये राइजिंग आपका क्या है, सन है। एक्चुअल में जो आपके चाइनीज़ कॉलोनी रही है जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना का जो कौन सा वाला पार्ट था आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था, तो इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो इसको ये मानते हैं कि उस समय का कॉलोनियल जो आपका समय था जब जापान ने काफ़ी ज़्यादा बर्बरता दिखाई दी इन क्षेत्रों के लोगों पे, तो इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है। तो लिखा हुआ है जापान द्वारा उगते सूरज के झंडे को टोक्यो ओलंपिक के दौरान इस्तेमाल किए जाने पर एक विवाद का विषय बन गया है। जापान उगते सूरज के झंडे को अपने इतिहास का हिस्सा मानता है। कोरिया, चीन और अन्य एशियाई देशों में से कुछ का कहना है कि यह झंडा जापान के युद्धकालीन अत्याचारों की याद दिलाता है जो इन देशों पर किए गए थे। इन देशों की इस फ्लैग की तुलना नाजी स्वास्तिक से की गई है। नाजी स्वास्तिक आप जानते हैं ना, ये एडोल्फ हिटलर से रिलेटेड था। अच्छा, यही कारण है कि इस ध्वज के नए ओलंपिक खेलों के दौरान लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया। जापान के कुछ पड़ोसी देशों ने शुरू हुए टोक्यो खेलों के दौरान इस प्रतिबंधित करने का आह्वान किया था कि राइजिंग सन का जो आपका झंडा इसे हटा दिया जाए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 प्रतिबंधों ने
अधिकांश ओलंपिक स्टेडियमों में दर्शकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे असहमति को बढ़ने से रोका जा सकता है। दरअसल जापान से जुड़े उगते सूरज के 2 झंडे, जापानी भाषा में इनके नाम है, एक है सूर्य की उत्पत्ति। इनमें से एक देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जो मैंने बताया था आपको, जो आपका राइट वन साइड था, निशोकी, और दूसरा है हिनोमारू। तो ये दोनों आप याद रख लेना। निशोकू जो आपका है वो आपका एक याद रखना है, और हिनामारू आपने याद रखना है। इसके सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल डिस्क होती है। दूसरे में भी एक लाल डिस्क है, लेकिन यहाँ 16 किरणों से घिरी हुई है, जो बाहर की ओर फैली हुई है, और यही क्यों कुजित्सुकुई नामक झंडा विरोध का कारण बन रहा है। दोनों झंडों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, लेकिन उगते सूरज के झंडे को लेकर विवाद 20वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। जापान की शाही नौसेना ने इसे तब अपने आधिकारिक ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया था, जब जापान ने कोरियाई प्रायद्वीप को उपनिवेश बनाया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की हार तक चीन और अन्य एशियाई देशों पर आक्रमण या कब्जा उसका था, जापान का। यह अभी भी जापान की नौसेना का ध्वज है, जिसका उपयोग समुद्री आत्मरक्षा बल मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया जाता है। 2019 में दक्षिण कोरिया ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति टोक्यो ओलंपिक में इस ध्वज पर प्रतिबंध लगा दे। आगे लिखा हुआ है, दक्षिण कोरिया के मुताबिक यह ध्वज एशियाई लोगों को निशान और दर्द की याद दिलाता है, और उन्होंने जापान के युद्धकालीन सैन्य आक्रमण के दौरान अनुभव किए थे। हालांकि जापान की सरकार का कहना है कि दोनों उगते सूरज के झंडों में सूरज को एक आदर्श के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आपकी जुलाई की न्यूज़, और यहीं पर आपकी जुलाई की न्यूज़ खत्म होती है। अब जो चलेंगे वो फिर से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा वीकली करंट अफेयर्स। तो वीकली करंट अफेयर्स जो मैं लेके आता हूँ वो सोमवार या मंगलवार, दोनों में से किसी दिन भी आपका आ सकता है। और जो इस वीडियो का जो PDF है, मैं वो अपना व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है और टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो का लिंक ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।